हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन। हम लोग कर रहे थे सर सीए आईपीसीसी ओल्ड कोर्स का पेपर नंबर 3, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर, चलो हम लोग कर रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आ रहे हैं सर बी पार्ट, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। क्वेश्चन कहाँ से है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। चलो सर, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। KLM Limited has an operating profit of rupees 46 lakh and has employed debt total interest charge of 10 lakh. The existing cost of equity and the cost of debt to the firm are 18% and 10% respectively. The firm has a proposal before it requiring funds of 100 lakhs to be raised by the issue of additional debt at the rate of 10%. ठीक है, उसके बाद विच इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 19 लाख, एज्यूम नो टैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। है क्या? उसने कहा कि सर 46 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है सर, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? ईबीआईटी। मेरे पास ईबीआईटी है 46 लाख का, और वो कहता है कि जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट है जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 10 लाख का, राइट और मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट है 10%। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या चाहिए आपको? वेट्स चाहिए। वेट्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर इक्विटी कितना और डेट कितना। सर इक्विटी तो ऑब्वियसली है ही है ना, बिना इक्विटी के तो हो नहीं सकता। इक्विटी तो है सर, इक्विटी है और डेट भी है, हमें ये भी पता है। तो हम सिर्फ एग्जिस्टिंग की बात करते हैं, अभी ये भूल जाओ, फंड्स वंड्स जो है सब भूल जाओ। एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? सर उसने ये नहीं बताया कि इक्विटी कितनी है, अब वो कैसे निकालेंगे सर? बात आई कि सर इक्विटी कैसे निकालेंगे। डेट का समझ में आ जाएगा सर। मेरे पास उसने क्या कहा? उसने कहा सर केडी जो है वो 10% है और इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 10 लाख। तो इसका मतलब है मेरे पास जितना डेट है, सपोज एक्स है, उसका मैं 10% अगर करूं तो दैट कम्स टू 10 लाख रुपीज। तो एक्स क्या आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 1 करोड़। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ डेट। कोई डाउट किसी को? ठीक है ना, तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ डेट आता है। सर जी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? मुझे के दे रखा है 18% का, लेकिन मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे पता चलेगी? मुझे ये कैसे पता चलेगा वेट कितना है उसका? कैसे सर वैल्यू कैसे पता चलेगी? अब यही बात थी बस इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। उसने क्या कहा सर? उसने कहा ईबीआईटी है मेरे पास कितना? 46 लाख का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें से मैंने इंटरेस्ट पे किया। बिल्कुल किया सर। कितना इंटरेस्ट पे किया मैंने? 10 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचा सर 36 लाख। ये 36 लाख क्या है? दिस इज अर्निंग्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि सर मैंने बिजनेस में लगाए, मैंने कहा कि सर मैंने बिजनेस में 100 रुपए लगाए अपने इक्विटी। इक्विटी इज व्हाट? ओनर्स फंड। मैंने अपनी पॉकेट से बिजनेस में 100 रुपए लगाए और मैं कहता हूं कि सर मैंने इसके ऊपर जो मुझे एक्सपेक्टेड है अर्निंग या रिटर्न जिसे मैं कह सकता हूं, दैट इज 18%। ये क्या है? मेरी के। तो इसका मतलब है मैं क्या चाहता हूं, मेरी उम्मीद क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि सर अगर मैं बिजनेस में 100 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे जो रिटर्न है वो 18 रुपीज की आनी चाहिए। जो रिटर्न है या जिसे मैं कह सकता हूं अर्निंग है, राइट, वो मेरी कितनी होनी चाहिए? 18 रुपीज की होनी चाहिए। नहीं कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब इस केस में क्या है सर? इस केस में आपको ये फिगर नहीं दे रखी, आपको के दे रखा है 18%। आपके पास अर्निंग्स आ गई कितनी? अर्निंग्स आ गई सर आपके पास 36 लाख की। ये आपके पास आ गई सर 36 लाख की, राइट। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? अब मेरे पास ये x है, x मल्टीप्लाइड बाय 18% इज इक्वल टू 36 लाख। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं कितनी सर? 36 लाख डिवाइडेड बाय 18%, दिस कम्स टू 2 करोड़ रुपीज, राइट। दिस इज माई वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अब मैं कैसे निकालूंगा?
वैल्यू ऑफ इक्विटी is equal to earnings available for equity shareholders, earnings available for equity shareholders divided by KE. ठीक, अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है मेरे पास? 36 लाख की मैंने अभी अभी निकाला, राइट, डिवाइडेड बाय KE कितना है? 18%, सो दिस कम्स टू ₹2 करोड़। बस एक यही पॉइंट था सर इस क्वेश्चन में कि हमें इक्विटी की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अब दूसरी चीज जो मैंने अभी पहले बताई वो क्या, कि सर वैल्यू ऑफ डेट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ डेट कैसे आएगी? वैल्यू ऑफ डेट आएगी सर इंटरेस्ट, जितना आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिवाइडेड बाय KD, राइट। तो इंटरेस्ट आप लोग कितना पे कर रहे हो? 10 लाख का, डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 1 करोड़। Clear? So that means the value of equity is 2 crore and value of debt is 1 crore. So the total capital is 3 crore. Now we can calculate the WACC. हम लोग weighted average cost of capital calculate कर सकते हैं अब, right sir? अब हमारे पास आएगा सर क्या? Calculation of weighted average cost of capital. बहुत बढ़िया सर। Particulars, उसके बाद वैल्यू, वेट्स, उसके बाद आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब इसमें क्या कुछ आएगा हमारे पास? इक्विटी है सर, दो ही चीजें हैं, या इक्विटी है या हमारे पास डेट है। इक्विटी कितनी है सर? 2 करोड़ की, और डेट कितना है हमारे पास सर? 1 करोड़ का, राइट। सो द टोटल कैपिटल इज 3 करोड़। ठीक है, अब वेट्स निकालेंगे सर 0.67 एंड 0.33, और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी सर? दे रखी है हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.18 एंड 0.10, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आएगी? 0.1206 and 0.0330, so the total is 0.1536. That means KO, that is overall cost of capital, is equal to 15.36%, right? So this is my existing one. अभी तक मैंने फंड्स की बात ही नहीं की सर, अभी तक तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग था मेरे पास डाटा, मैंने सिर्फ उसी का किया, उसी को लेकर हम लोगों ने निकाला है कि वैक कितना बनता है हमारा। ठीक है, क्लियर? यहां तक डाउट किसी को? ठीक है जी, ऑल क्लियर? ठीक है सर, चलें आगे, देखें आगे क्या है। चलो सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है सर? न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब न्यू में क्या कहता है कि सर हमने फंड्स रेस करने हैं, राइट, और वो जो 1 करोड़ रुपीज हम लोगों ने रेस करना है, 100 लाख मीन्स 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ जो हम लोगों ने रेस करना है वो डेट के थ्रू रेस करना है। ठीक है, अब डेट के थ्रू अगर रेस करना है हम लोगों ने, 10% उसके ऊपर जो है वो एडिशनल डेट जो है उसका भी कॉस्ट ऑफ जो डेट है दैट इज 10%, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो 19 लाख का एडिशनल प्रॉफिट होगा। मतलब क्या सर? 46 लाख तो अभी हो रहा था, 46 लाख के अलावा हमें 19 लाख जो है और प्रॉफिट हमें होने वाला है, दैट इज माय एडिशनल प्रॉफिट, राइट। चलो देखते हैं सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। अब उसने क्या कहा कि सर मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्या है? अगर हम लोग एग्जिस्टिंग ईबीआईटी की बात करें तो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है मेरे पास 46 लाख का। एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल ईबीआईटी, राइट, एडिशनल ईबीआईटी 19 लाख्स। तो टोटल जो मेरे पास ईबीआईटी आएगा वो कितना आएगा? 65 लाख का। कोई डाउट?
ठीक है। अब इसमें से आप लोग क्या पे करोगे, इसमें से मैं पे करूंगा सर प्रॉफिट इंटरेस्ट, सॉरी। अब इंटरेस्ट कितना पे करूंगा सर, इंटरेस्ट 10 lakhs का तो मैं एग्जिस्टिंग पे कर रहा हूं, राइट। और 1 करोड़ के ऊपर 10 lakhs का मैं और इंटरेस्ट पे करूंगा, इसका मतलब है टोटल 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख का इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। 20 लाख का इंटरेस्ट पे करूंगा मैं। तो मेरे पास जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दैट इज 45 lakhs। अब सर ध्यान से समझना हो क्या रहा है, हो क्या रहा है सर। अब इस सिनारियो में आपके पास क्या है, इस सिनारियो में आपके पास इक्विटी की वैल्यू है, आपके पास पता है सर 2 करोड़ की इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी चेंज नहीं हुई है। जो हमने एडिशनल फंड्स रेस किए हैं वो डेट के थ्रू किए हैं, इक्विटी के थ्रू नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है इक्विटी तो 2 करोड़ की है। जो आपकी रिटर्न है वो आपको पता है सर 45 lakhs की है। तो अब आप इन दो चीजों से क्या निकाल सकते हो, आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो आपको रिवाइज्ड के की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों सर, क्योंकि जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ेंगी ना। है किसकी वो अर्निंग्स, जो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। तो उससे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो के भी तो बढ़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा। चलो सर, तो यहां से अब मैं अगर कहूं कि सर मुझे के कैलकुलेट करना है, मैं यहां से क्या कैलकुलेट करूंगा, के को कैलकुलेट करूंगा। सो दिस विल बी माई 45 lakhs। अब उल्टा चले हम लोग, पहले कुछ और कैलकुलेट किया, पहले 2 करोड़ कैलकुलेट किया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस कम्स टू 22.5%। अब मैं वैक निकाल सकता हूं सर, अब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आराम से निकाल सकता हूं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें मेरे पास आएंगे सर पर्टिकुलर्स। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी आंसर की एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरी इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन से कुछ डिफर करे, राइट, बिकॉज आई गो लॉजिकली। वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो सर, तो क्या कुछ है इसमें मेरे पास, इसमें सर मेरे पास है इक्विटी एंड डेट। अब मेरे पास इक्विटी कितनी है सर, वही 2 करोड़ की इक्विटी है। मेरे पास डेट कितना है, अब सर 1 करोड़ का डेट पहले था, 1 करोड़ का डेट मैंने और ले लिया, तो मेरे पास जो डेट है दैट इज 2 करोड़ नाउ। सो द टोटल कैपिटल इज 4 करोड़, राइट। अब वेट कितना हो जाएगा सर, 50-50, 0.50 0.50। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी, 0.225, अभी निकाली इसकी 0.10, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेट का भी 10% है, एडिशनल डेट का भी 10% है, इसीलिए 0.1125 एंड 0.0500, दिस कम्स टू टोटल 0.1625। तो मैं लिख सकता हूं कि सर जो मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 16.25%। क्लियर। तो इसमें छोटी छोटी चीजें थी, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ ये था कि सर दूसरे केस में के कैलकुलेट करना था और पहले केस में वैल्यू ऑफ इक्विटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए थी कि किस तरह से हमें करना है, ठीक। और उसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया कि सर इतना पैसा लगाया तो हमारी एक्सपेक्टेशन है 100 रुपए लगाए, 18% की हमारी अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है कि 18 रुपए हमारे लिए बचेंगे, राइट। हमारे लिए बचना मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है। तो इसके साथ हो गया हमारा थर्ड का बी पार्ट कवर, राइट। सो अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर किसी ने सही किया होगा, हर किसी बच्चे ने सही किया होगा। और जो बी पार्ट है वो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन देखेंगे सर अगले लेक्चर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ए पार्ट के ऊपर पहले सॉल्व करेंगे पूरा के पूरा, चाहे वो ईजी है चाहे मुश्किल है, हमें एक बार सॉल्व ज़रूर करना है, right? So see you guys in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.